बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जुमे का मुबारक दिन है। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। हम प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे इंशाल्लाह हमारे में ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। इससे पहले खबरों की तरफ चले। जो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है वो हम ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई और बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल से उतनी ही कम है। आलमी क्रिकेट पर जो भारत का तसल्लुत था उसको ख़त्म किया गया और माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है जो ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल तस्लीम किया गया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला फाइनली जी तय पा गया है। 2027 और तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी की जानिब से ये ऐलान किया गया है और भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं। नो डाउट इस तमाम तर सूरत हाल में जो हिकमत अमली चेयरमैन पीसीबी की थी वो सामने नजर आई, जो प्लानिंग उनकी तरफ से की गई थी और जो वाज़े जवाब उनकी तरफ से पहले दिन मौक़िफ़ रखा गया था उसी पर वो कायम रहे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक साहब और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। दुर्रे ने आपसे आगाज़ करें। इरफान साहब थोड़ा लेट आए हैं, ज़रा सेट होकर बैठ जाएं। जी दुर्रे ने आप बिल्कुल वो कॉफ़ी भी पी लें ज़रा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। आपको पता है वो कॉफ़ी पीते हैं सुबह सुबह, ये मुझे आज पता लगा है। फ्राइडे को तो स्पेशली कॉफ़ी होती है। अच्छा जी, ये आपने बिल्कुल स्टार्ट ही में एक लाइन में ही आपने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी कि भारतीय तसल्लुत जो है ना उसका पाकिस्तानी क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो दबाव था वो खत्म हो चुका है। जरा रोशनी डाल दें, ये हो क्या रहा था? देखें, कुछ लोगों को तो यकीन था कि ये होगा, जिसमें हम भी शामिल थे। कुछ लोगों को यकीन नहीं था और वो बड़े बड़े प्रोपेगेंडे कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं, हमने उनकी जायज़ नाजायज़ बातें मानी है। और बिसाइड एवरीथिंग उनको एक रिकॉर्ड ये रखना चाहिए था कि मोहसिन नकवी साहब का बतौर निगरान वज़ीर आला, बतौर वज़ीर दाखिला और फिर चेयरमैन पीसीबी एक ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा है। जी बिल्कुल। और जब वो खड़े होकर 1 से 2 मरतबा कह देते हैं ना कि ये होगा तो फिर वो होता है। अल्लाह की मदद से हम लोग जानते हैं, बाकी अल्लाह की मेहरबानी। लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते भी है लेकिन वो कहना नहीं और अगर उन्होंने किसी मसले से कोई चीज कहनी होती है तो वो फिर इतना दबाव नहीं देते, वो बात पे इतना ज्यादा जोर नहीं देते। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी ये नहीं होगा। वो दुबई भी गए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जिधर जिधर जा सकते थे, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज में जहाँ जहाँ उनकी रसाई हो सकती थी, जिधर जिधर भी यूके से लेके हर तरह उन्होंने हर तरह कहा कि ये नहीं हो सकता जी, कि ये आप अपनी मर्जी माने और बिला जवाज। तो जिस दिन आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ये पूछ लिया कि आपके पास अगर सिक्योरिटी रीजंस की कोई सबूत है, आपके पास अगर जो आप कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा पाकिस्तान में कुछ खतरा है और बाकी टीमों को नहीं है, तो भाई आप सबूत दें। सबूत के अलावा बात नहीं होगी। उसके बाद भी उन्होंने हरदर्मी बरकरार रखी। जब सबूत वो नहीं दे सके, सबूत ना देने के बावजूद फिर वो हरदर्मी में बरकरार है। लेकिन इस पर भी क्योंकि चेयरमैन पीसीबी का एक स्टांस था और उन्होंने वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, उनको पूरे एतमाद में लिया हुआ था, तो उनको पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। उन्होंने कहा जी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये फ्यूजन मॉडल में ये है कि ये ना किसी की हार समझे ना किसी की जीत समझे, ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान को बहुत पहले तस्लीम करवाना चाहिए था। बिल्कुल, ये हमें आज नहीं, ये हमें गुज़िश्ता 10 हमने PSL 1 किया, हमने PSL 2 किया, PSL 3 किया, PSL 4 हमें तभी तस्लीम करा देना चाहिए था कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आके क्रिकेटर्स कह रहे थे ये बुनियादी हक था पाकिस्तान का, बस इसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई। इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। डैरेन सेमी जो है वो आके पूरी दुनिया में अमन का सफीर हमारे लिए बन गया था कि अब हालात ऐसे नहीं है। और बल्कि आलमी क्रिकेट को तो आईसीसी को तो इनको कटेरे में लाना चाहिए कि हमारे एतराज़ात इनके ऊपर है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि दहशतगर्दी जो करवाई गई थी पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने के लिए, उसमें इनके हाथ मुलव्विस थे। वाज़ेह सबूत हमारे पास थे, मौजूद थे सारे। उल्टा चोर को वाल को डांटने वाला काम हो गया कि उल्टा वो हमारे पे चढ़ाई करना शुरू कर दी, इंटरनेशनल बदनामी की। और मसला सिर्फ एक था कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के जरिए जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना, हमारी जो सिर्फ ये मकसद था। और इनके पेट में जो मरोड़ उठ रहे थे ना, उसका गुस्सा जवाब समझ नहीं। बिल्कुल सही इरफान साहब। बिल्कुल है ना, मैं तो कहूँगा ये पाकिस्तान की फतह है और पाकिस्तान की फतह बहुत सालों बाद हुई। जैसे आप लोगों ने बात की कि ये स्टांस हमें कई साल पहले लेना चाहिए था, लेकिन हमारा जो भी चेयरमैन पीसीबी आया और गवर्नमेंट की जानिब से भी उसको जो है वो इस तरह सपोर्ट नहीं किया गया। चेयरमैन पीसीबी खुद जो है
उनकी तरफ से भी ये इकदाम नहीं नहीं, उठाए कभी गए, कोशिश नहीं ऐसी कोशिश की भी ना। नहीं की और प्रेशर में आ जाते थे। हमेशा प्रेशर ये होता था कि इंडिया नहीं आएगा, इंडिया से हम खेले लेंगे, हमारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने आप को मनवा चुका है पूरी दुनिया के अंदर। और रही बात दहशतगर्दी की, जैसे दहशतगर्दी की बात की जाती है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके आज तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। भारत के आप देखें, यहाँ से कुलभूषण यादव को आपने पकड़ा, आपको कनाडा के सफीर, कनाडा में आपके जो सफीर है उसको इस बेस के ऊपर निकाला गया कि आप मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। जहाँ से हमने उनके इतने जासूस पकड़े, सरबजीत जहाँ से पकड़ा गया, कुलभूषण यहाँ से पकड़ा गया, क्या पाकिस्तान का कभी आपने नाम सुना कि पाकिस्तान का कोई दहशतगर्द जो है वो वहाँ पे पकड़ा गया हो और उसने कोई कार्रवाई की गई हो उसके खिलाफ, या कभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी सफीर को इस बेस के ऊपर निकाल दिया जाए कि किसी मुल्क के अंदर वो दुश्मन जो है वो दहशतगर्दी की जो राहें हमवार कर रहा है। ये सिर्फ भारत के साथ हुआ और भारत ने अपना जो स्याह चेहरा था अब भी पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हुआ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो था कि आप, ये क्या बात हुई कि हम मैच करने के आप हम करवाएं तो आप नहीं आएंगे, आप करवाएं तो हम जाएं, और आईसीसी भी हम पे प्रेशर डाले। लेकिन मोहसिन नकवी की जानिब से एक ज़बरदस्त स्टांस था और ये पहले दिन का उनका स्टांस था कि अगर पाकिस्तान के अंदर भारतीय टीम नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी कभी भारत नहीं जाएगा। और ये अब आईसीसी ने भी इसको तस्लीम किया इस मौक़िफ़ को। अब जो है वो फ्यूचर मॉडल के तौर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का जहाँ पे भी मैच होगा वो किसी न्यूट्रल लेवल के ऊपर। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया है नासिर शाइकी ने क्रिकेट के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर। ब्रेक के बाद खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज की पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास जो हुए उसमें जो बड़े फैसले किए गए, ये उनमें से एक फैसला है जी कि हॉस्पिटल्स में अद्वियात जो होंगी, फ्री अद्वियात, उनके लिए फंड्स को मंजूर किया गया है। इरफान मलिक साहब, पहले भी अद्वियात मुफ्त मिल रही थी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो एक स्टेटमेंट हमेशा आती है कि सरकारी हॉस्पिटल, देखिए ये चीज़ें जो हैं इस बात की अक्कासी करती हैं कि आपके हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात नहीं मिल रही। और जो हम लोग वावेला करते थे कि हॉस्पिटल जाएं सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन हम तमाम लोग जो हैं उसका कोई ना कोई जानने वाला रिश्तेदार, उसका वो खुद जो है वो इन हॉस्पिटल के अंदर बजाते खुद हम लोग विजिट करके देख चुके हैं, मुतासरीन में शामिल है। और कभी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ कि आप हॉस्पिटल में गए हैं, एमरजेंसी में भी आप गए हैं तो आपको ये ना कहा गया हो कि ये मेडिसिन आप लेके आए। ऐसे ही है। ये जो है वो आप ब्लड बैंक में चले जाएं, आपको कहेंगे कि ये ब्लड जो है इसका बैग ये आप जो वो अरेंज करके लाएं, वो खरीद के ले आएं। फिर आप देखें अब सिर्फ जो है इसके हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल, उसके आसपास जितनी भी जो ये है मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी इनकम चेक कर लें, उनके किराए चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं होनी चाहिए। देखिए यही बात कर रहे हैं ना कि आप उनकी इनकम, उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। वो करोड़ों का बिजनेस तभी कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में आपको अद्वियात की सहूलत मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल। अब अगर ये काबीना के इजलास के अंदर इसके लिए फंड मंजूर किए गए हैं, फंड हमेशा मंजूर किए जाते हैं, ये फंड को फर्स्ट टाइम नहीं मंजूर किए गए, फंड हमेशा मंजूर किए जाते हैं। असल चीज़ है कि वो फंड्स वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं। वो फंड जो दिए जाते हैं वो हॉस्पिटल का अमला, हमारी इत्तलात के मुताबिक तो अद्वियात आ भी जाती हैं। देखें आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद वही अद्वियात आपको ये भी इत्तलात मिलती होंगी कि वो किसी ना किसी मेडिकल स्टोर पे, किसी ना किसी गोदाम पे पड़ी जो प्राइवेटली बेची जा रही थी, उनके ऊपर जो है या तो ड्रैप ने रेड किया या FIA ने रेड किया, उनको पकड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप फंड मंजूर कर रहे हैं। मरीज़ों का प्रायोरिटी के ऊपर ख्याल रखना ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। एजुकेशन का ख्याल रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ंड रख दिए जाते हैं, वहाँ तक डिलीवर नहीं होते। और इसके लिए जो पूरा आपका सिस्टम है जिसके अंदर आपके मिनिस्टर्स भी हैं, आपके सेक्रेटरीज भी हैं, आपकी जो पूरा एक महकमा है स्पेशलाइज्ड हेल्थ का, उसके साथ साथ आपका प्रोक्योरमेंट और उसके साथ साथ जो MS है, जब तक ये आप इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक ये मामला ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे खबरें भी चलेंगी कि फ़ंड मंजूर कर लिए गए और हॉस्पिटल से भी खबरें आएंगी
कि वो फंड मंजूर हुए थे, वो पता नहीं किधर नहीं, आपका ये कहना है फॉलो अप किया जाए, अद्वियात के फंड्स अगर मंजूर हो गए हैं, अद्वियात जहाँ डिलीवर की जा रही हैं वहाँ से रूटीन, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना दुर्रे नया बहुत मुश्किल है ये। नहीं, ये बहुत आसान है। ये काबीना का फैसला ऐसे ही है कि जैसे मैं और इरफान साहब खबर दे के सुबह से शाम को दफ्तर आ रहे हो और पूरा दफ्तर हमारे लिए हार लेके खड़ा हो कि जो काम जिसका हम आपको तनख्वाह देते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी आपने काम कर दिया, अब ढोल बजाएं, हमारी तारीफों में पुल बांधे। भाई ये आपका काम है, आपका ये काम है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम करना, आपका ये काम है लोकल परचेज को बिफोर ईयर एंडिंग पहले यकीन बनाना। ये जितनी दवाइयां परचेज की जाती हैं इसका बाकायदा टेंडर लगता है और इसको लोकल परचेज का नाम दिया जाता है। ये तमाम अस्पतालों के अंदर MS साहिबान की जिम्मेदारी है, बिफोर डेट, बिफोर एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसको बनाना जरूरी होता है। ठीक है जी, आपका काम है, चले आपने उस पर भी ढोल बजा लिया। अब आगे मसला ये है कि आपके स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो गैर मुनसिफाना फैसले कर रहा है, जिस तरह वो तदीबी कार्रवाइयाँ, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ ले रहा है, क्या उनको जेब देता है? क्या उनको ये जेब देता है कि वो अपना ये काम छोड़ के, जिस तरह आप अपने ही अखबार में देख लें, एडहॉक डॉक्टर की तौसील ना मिलने पर YDS राह पे एहतजाज आ गई। आप डॉक्टर शबीर चौधरी की दूसरी खबर उठा लें कि उनके साथ तो 15 दिन भी नहीं पूरे होने दिए जा रहे हैं, उनको तो कह रहे हैं कि बस पहले पीड़ा लगा के फारा कर दे, इसको मतलब सूली चढ़ा दें, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के अगेंस्ट जाके इसने लोगों को रिलीफ क्यों दे दिया जी? ब्यूरोक्रेसी को ये हजम नहीं हो रहा कि एक सिस्टम जो उन्होंने बनाया है उसमें उनके कोई ताबे ना रहकर किस तरह लोगों को रिलीफ दे सकता है, किस तरह वो इलाज कर सकता है, किस तरह वो मुफ्त दवाइयां जो है लोगों की करवा सकता है। दूसरी बात जो इरफान साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये एक MO लेवल का जुमा 4 दिन उसको हुए होते हैं, ग्रेड 17 भी उसको भर्ती हुए, वो आपको दवाई लिख के देता है बड़ी महंगी और उस पर अपने डॉक्टर की अपने नाम की स्लिप लगा के क्यों देता है? आपने कभी ये डिग आउट किया? ये पूरी एक इन्वेस्टिगेशन है, वो क्यों देता है? वो मेडिकल स्टोर में जाता है, डॉक्टर के नाम का खाता खुलता है, उस डॉक्टर के नाम से जितनी पर्चियां आई होती हैं उसको कमीशन मिलता है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने जिंदगी दी तो कभी हम भी इस पर कुछ स्टिंग ऑपरेशन करके साबित करेंगे कि पैसे कहाँ से कहाँ मुंतकिल होते हैं। अभी तो चले वही बात है कि इतने मसाइल हैं कि हम रोज जो डिजाइन करके जेहन में आते हैं, हमारी खबरें कहीं से कहीं निकल जाती हैं, हम वो कर ही नहीं पाते। तो भाई बात ये है कि आपने जितनी मेडिसिन रखी हैं उनकी स्टोर में मौजूदगी का क्या आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया? क्या आपको पता है एक मेडिकल स्टोर की तरह कि कितना आपका स्टॉक आया, कितना चला गया, कितनी की बिक्री हुई? जिस तरह वो अपना पूरा मेंटेन करते हैं, कितनी बड़ी साइंस है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 30-35 हज़ार में सॉफ्टवेयर बनता है और वो पूरी फार्मेसी की चेन्स को चला देता है। ऐसे ही है। हेड ऑफिस को पता होता है कि हमारी समनाबाद ब्रांच, जौहर टाउन ब्रांच में कौन सी दवाइयाँ कहाँ पड़ी हैं। और अब तो इरफान ये इतना अच्छा हो गया कि अगर आपको सूट लेने जाती हैं तो आपको कोई ब्रांड कहता है कि मैडम ये सूट मीडियम साइज का नहीं है, हम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं फौरी तौर पे कि मैडम आप जाएं मॉडल टाउन की फलानी आउटलेट में पड़ा है। ऐसे ही है। कितनी बड़ी साइंस है, यकीन करें 30-35 हज़ार का सॉफ्टवेयर है ये जी। और हम लोग जो बैठे हैं हमें यही नहीं पता कि सर्विसेज में क्या अगर है। इन सॉफ्टवेयर पे हम आ गए तो फिर हमने जो दवाइयों की खुदबुर्द करनी है एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो हम लोगों तो बदनीयती के तौर पर ये काम कर रहे हैं ना, अगर नीयत हो तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। छोटे छोटे स्टार्टअप बनाने वाले, छोटे छोटे आउटलेट बनाने वालों ने ये काम स्टार्ट कर रखा है। आपकी मैनेजमेंट ना होने का फायदा सिर्फ वो वेंडर्स उठा रहे हैं जिनकी सेटिंग है अंदर। महकमा सेहत के साथ भी सेटिंग है, उनकी हुकूमत के जो कुछ लोग हैं उनके साथ भी सेटिंग है, और वो अरबों रुपए की लोकल परचेज जो हो रही है ऑलरेडी, ये जो फंड मंजूर हो रहे हैं, आप इनकी कैलकुलेशन निकालें ना, ये एंड ऑफ द ईयर जाके अरबों रुपए में कैलकुलेट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्हीं नाम देहात 2-4 कंपनियों को, मतलब के से वाई XYZ एंड कंपनी वही आ रही हैं, वही जा रही हैं, वही आपको ग्लव्स मंजूर नजर कर रही हैं, वही आपको सिरिंजें फराहम कर रही हैं, वही आपको अंदर सब कुछ हो रहा है। तो ये हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस आवाम तक चीजें जो है ना, जरूरियात, वो दवाइयाँ टाइमली पहुंच रहे हैं। बाकी आप किसको नवाज रहे हैं, कैसे नवाज रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट है। हमारा कंसर्न सिर्फ वो गरीब आवाम है जो इमरजेंसी की सूरत में जाती है और जिसको पर्ची थमा दी जाती है, जाएं आप इमरजेंसी में हैं भी तो हम तो वेट कर रहे हैं, हमारे पास तो दवाइयाँ नहीं हैं, आप जाएं बाहर से दवाई लें। सो अवाम की ये मुश्किल जो है हल होनी चाहिए। अगली खबर ये है जी, फंड्स ना मिलने, एक तरफ फंड मिल गए, दूसरी तरफ फंड नहीं मिले जी। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा लटक गया, वो तो नजर ही आ रहा था कि उसके साथ यही होगा। तो रहना अच्छा, आप शाम को ना इरफान भी उस साइड पे रहते हैं, मैं भी जाता हूँ
कभी जाना पड़ जाता है गुलशन रावी वाली साइड पे, तो मैं जौहर टाउन से निकलता हूँ अक्सर, तो मैं सीधा वहाँ से लेके मोटरवे का लिंक, जब मैं बाबू साबू से अगर नीचे बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के लेफ्ट साइड से सर्विस लेन से जाके अगर मैं मुड़ना चाहूँ ना गुलशन रावी जाए, मजाल है कि मैं घुस जाऊँ। अब यही वो फैसला था कि उस वक्त निगरान वज़ीर आला ने भी कहा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब आई उन्होंने खुद भी कहा कि नहीं ये कुशादा होनी चाहिए, और जो एक एक लेन की लैंड एक्विजिशन है कितना को बड़ा काम है। फिर क्या मसला इशू ब्यूरोक्रेसी। देखिए आपका एक पुराना निगरान वज़ीर आला कह रहा है कि जी होना चाहिए था, हो गया, मान लिया उस वक्त आपने इंटेक्ट किया। इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है वो उस वक्त सेक्रेटरी हाउसिंग थे, मैं खुद खड़ा था और वो हाँ में हाँ मिला रहे थे, कहते कि जी बिल्कुल बहुत जरूरी है सर, ये होना चाहिए। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ना हो। अगर हमने ये रोडें कुशादा ना की तो लोगों का तो घुसना महाल हो जाएगा, और जो गरीब लोग टी बार बंद पार जो रहते हैं, गुलशन रावी में जो रहते हैं, शेरा कोट, इन बेचारों का क्या बनेगा। अच्छा जी, उसने कहा अब वही साहब जो है ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम बन गया, वो मैडम को कहते हैं नहीं मैडम ये तो बड़ा गैर मुनसिफाना फैसला हो गया था और मेरा ख्याल ये नहीं होना चाहिए। मैं तो इनके रंग समझता हूँ कि मतलब कि गिरगिट भी पनाह मांगेगा कि जी मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो अल्लाह ताला ने कुदरत एक अमल दिया है, मैं लोगों की नेकी और बदी के लिए रंग नहीं बदलता। इनके तो ये हालात हैं। अब एक चीज दोनों वज़ीर आला मान रहे हैं, जाने वाला भी आने वाला भी नहीं। अब अगर मौजूदा सीएम की बात कर लेना, अगर वो मान गई तो उनकी बात से डिनाई करना, उस पर अमल ना करना, वो समझ से तो उनकी कितनी बातें जो बेचारे की नहीं मानी जा रही होंगी। अच्छा मैं वो साइड नहीं लेना चाहता, फिर लोग मुझे कहेंगे क्या वज़ीर आला की साइड ले रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूँ जो नहीं मानी जा रही। बंद रोड की समरी वज़ीर आला के पास पहुंच ही नहीं पा रही, वो ऐसे लग रहा है जैसे ताशकंद से पैदल चली हुई है बाइक पे लेके ना, उबर कोई राइडर जो है ना वो डिलीवरी बॉय लेके चला हुआ है। अच्छा वो समरी नहीं पहुंच पा रही। भाई डिसीजंस तो लेने देना कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन किया था। जब मैडम ने विजिट किया बंद रोड का, उनकी भी मेहरबानी है कि उन्होंने पैकेज को कंप्लीट करा के कम से कम उसको थ्रू करा दिया। अब उस पर जो डिसीजन है इसकी कुशादगी का कि वो कितना बड़ा काम है कि कल को जब लोग नक्को नक तंग हो जाएंगे, आपकी बॉटल नेक्स बन जाएंगी, फिर आप कहेंगे हमने लाहौर शहर के कुछ ऐसे पेचीदा रास्ते जो बॉटल नेक्स बन रहे हैं उनको खुशादा करने का फैसला कर लिया। इरफान साहब जरा इसकी अहमियत बता दे, क्या है, काफी गुजर होता है आपका वहां से, उसकी अहमियत देखें। गुलशन रावी वाली साइड अगर देखा जाए तो गुलशन रावी, उसके साथ साथ जो नवाकोट का इलाका, बंद रोड का इलाका, ये एरिया जो है इस पे लाखों की आबादी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। फिर उसके साथ अगर दूसरी साइड पे चले जाएं आप, बंद रोड की दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे टी नंबर 5 और उसके साथ साथ जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत गरीब लोग हैं, वो लोग जो हैं उन तमाम के तमाम का इस वक्त जो है वो हालात बहुत जो बुरे हो चुके हैं। किसी ने भी अगर देखें, इसका फायदा ये था कि आप शहर में एंटर होने की बजाय आप एक रिंग रोड के साथ आपको एक मुल्क का इलाका मिलेगा, सड़क मिलेगी, इधर से मिलेगी, आप उधर से चले जाएं, तो शहर के अंदर जो ट्रैफिक का लोड है उसको कम किया जाना था। और ऊपर से मोटरवे के ऊपर से अगर कोई मोटरवे पे आ रहा है या मोटरवे पे निकल रहा है तो उसके लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप तो बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की, मुझे लगता है वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी शायद इसके ऊपर विलिंग नहीं है, और उसकी विलनेस की ना जो वजह है वो मुझे ये लगती है कि शायद ये प्रोजेक्ट उनको लगता है कि साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी का है। साबिक दौरे हुकूमत में हम भी देखते रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं जिनको डिले कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि ये प्रोजेक्ट तो इनका है, हम इसके ऊपर करेंगे तो हमारी नेक नामी नहीं होगी, हमारी जो इसके ऊपर वाह नहीं होगी, ये तो प्रोजेक्ट उनका है। ये टैग लगा के आपने ऑरेंज ट्रेन उसके साथ क्या किया, यही टैग लगा के अभी आप वाल्टन रोड के साथ, जिसका जब निगरान वज़ीर आला कहते थे कि सिर्फ ये महीने 2 महीने का काम रह गया है, तो उसको भी अब साल सवा साल के करीब हो गया है, आज तक वो कंप्लीट नहीं है। आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं, खबरें भी वहाँ से आ रही हैं कि अब ये शुरू हो गया, अब ये शुरू हो गया, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ अच्छा मैं बता दें फंड्स कितने जाएंगे। मैं यही चिप इन करूंगा इरफान की बातों से कि देखें आपने करोड़ों रुपए अड्डा प्लॉट पे लगा दिए, ठीक है जी, अड्डा प्लॉट को आपने जन्नत का टुकड़ा बनाने में कोई कसर नहीं है। आप क्या बातें कर रहे हैं, आपने करोड़ों रुपए पैच वर्किंग के नाम पे लगा दिए। मुझे बताएं किधर पैच वर्किंग हो रही थी इतनी बड़ी कि आप कहते हैं कि बहुत बड़ी 50-70 करोड़ रुपए आपने पैच वर्किंग लगा दिए, ठीक है। 30-35 करोड़ का आपने जो है ना ब्यूटिफिकेशन का वज़ीर आला के रूट पे काम करवा दिया।
PHA ने करोड़ों रुपए जो है चांद सितारे बना के लगा वो तो दिए। बहुत जरूरी चीज है, उसका तो कंपैरिजन ना करें आप, हाँ लोहे के चांद सितारे बना दिए। तो मतलब कि आप कितने को पैसे थे कि आप इसको काम नहीं, करवा अब के, इस पे क्या बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए? नहीं इसमें कोई फंड नहीं चाहिए। इसमें अभी जो पेंडिंग वर्क है, जो वज़ीर आला निगरान के दौर में काम किए गए और मौजूदा वज़ीर आला ने जो कंपटीशन करवाई है, उसमें तकरीबन 1 अरब के करीब बनता है, 70 करोड़ 1 अरब। भाई वो लाइबिलिटीज हैं, आप वही क्लियर नहीं कर पा रहे, उनको ही सजा दिए जा रहे हैं कि जी आपने काम कर क्यों दिया, हमारे कहने पे या किसी के कहने पे आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों किया। अच्छा जी, वो पेंडिंग लाइबिलिटीज आती हैं। उसके बाद लैंड एक्विजिशन है। लैंड एक्विजिशन का डिसीजन करना ना करना, रिव्यू करना ना करना वज़ीर आला का इख्तियार है। ये किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं है कि वो खुद फैसला करे जी कि हम नहीं समझते। ब्यूरोक्रेसी ने ना कभी जाना, ना कभी वहां से गुजर होना। गरीब लोग रहते हैं, चिंगची रिक्शे, मोटरसाइकिल, रिक्शा चलाने वाले, लोडर चलाने वाले, बहुत ही मतलब कि मामूली बेचारे गरीब कारोबार करने वाले तबका। ठीक है, आप ये फैसला उनका कर रहे हैं कि उनको रोडें कुशादा नहीं होनी चाहिए, उनकी आबादियों को रास्ते नहीं जाना चाहिए। हालांकि और आप देखें, आप कंपैरिजन कहां अड्डा प्लॉट के साथ कर, कहां अड्डा प्लॉट, कहां पे बंद रोड, उधर आपको पता है अड्डा प्लॉट पे तो इन्होंने इंपोर्टेड से भी आला सतह की टाइलें लगा के, वहां पे उन्होंने फुट वर्क लगा के, और रात को जब आप चलते हैं ना तो रात को वो लाइटें आपके पैरों में जो है वो रोशन करती हैं आपके रास्तों को, वो लगा दिए। दिन को आप जाते हैं तो आपको पाम ट्रीज, खजूरों के दरख्त, खूबसूरत दरख्त जो है वो मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद रात को आपको सोलर वहां पे उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, पार्किंग्स के लिए टफ टाइल लगाई हुई है। वहां वाले लोग तो ब्लेस्ड हैं। अच्छा, जो वहां रह रहे हैं। इतने पैसे अगर इधर दे दिए जाते ना, कहां से कहां बात। सही बात है। चलें जी, खैर ये नवाजिशात तो ऐसे ही रहनी है। बाकी ये जो बड़े मंसूबे हैं, अहम मंसूबे हैं, ये अवाम के फ़ायदे के लिए होते हैं, इनको शुरू इसीलिए किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर किन हालात की नज़र हो जाते हैं वो भुगत रहे हैं। आपके सामने वॉल्टन की मिसाल है, ये बंद रूट की हम बात कर रहे हैं। पता नहीं, ये तो अब लगता है गले की हड्डी बन गए हैं, ये अटके रहेंगे ऐसे ही, कब हल होंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है जी, शहरी कोर्ट शिफ्टिंग सेल में फाइलें भिजवाने पर भी मुलाजिमीन के हत्थे चढ़ गए। फाइलों की मूवमेंट पर भारी रिश्वत का तकाजा किया जाने लगा। LDA से ये खबर है। दुरे ने आपकी खबर है। अच्छा, ये तो कल मैं एक जगह बैठा था तो वहाँ बहुत सारे लोग मेरे पास, आम लोग आए, उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड शिफ्टिंग में ना आपको सर नहीं पता क्या हो रहा है। LD के बंदे। अच्छा, आम नहीं थे, साइल LD के सरकारी बंदे। अच्छा, मुझे लगा किसी स्टाइल ने। नहीं साइल नहीं। वो कहते थे अब इन्होंने क्या किया है कि जो LDA की फाइलें बनाते थे, जो एग्जामिशनों में इन्वॉल्व थे, वहीं से एक डायरेक्टरेट का पटवारी जो है ना उसी सेल में डाल दिया, जो पहले ये काम खुद करते थे। अच्छा। अब उन्हीं को वेरिफिकेशन में डाल दिया है। अब अगर आपने उस डायरेक्टरेट से फाइल लेके आगे रिकॉर्ड शिफ्टिंग में लेके जानी है तो उस पर भी खिदमत मांगी जा रही है, और अगर आपने उसको आगे क्लियर कराना है, येस या नो कराना, उस पर भी खिदमत मांगी जा रही है। अब कानून ये कहता है, देखें आपने मुझे NOC दे दी, आपने मुझे दफ्तर ने मुझे NOC दे दिया, मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं क्लियर हूँ, मेरी कोई लाइबिलिटीज दफ्तर पे नहीं है। उसके बावजूद भी आप जाके मेरे पे कहीं केस कर दें कि नहीं ये तो हमारे जाते हुए कप भी ले गया, पेन भी ले गया, गिलास भी ले गया, तो ये अच्छी मुनासिब बात तो नहीं है। जब आपने NOC दे दिया है तो फिर उन फाइलों में आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर एक प्लॉट जो इरफान के नाम से दुरे नायाब के नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, तो आप अंधे थे उस वक्त, सो रहे थे या मर चुके थे कि आपको यही नहीं आइडिया था कि हमने 2-3 हाथ ट्रांसफर कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप सेल डीड कर देते हैं किसी प्रॉपर्टी की तो LD अपने हाथ काट के आपको दे देता है कि जी हमारी तरफ से ये 100% क्लियर प्रॉपर्टी है, ये अब आपकी अमानत है। उसके बाद सिर्फ उस प्रॉपर्टी की जब ट्रांसफर होती है तो रजिस्ट्री जो है वही LDA में जाके प्लेस कराई जाती है कि अब ये इरफान के नाम थी रजिस्ट्री, अब सेल डीड के बाद दुरे नायाब के नाम ये हो गई है, तो दुरे नायाब ने अपनी रजिस्ट्री प्लेसमेंट करवानी है और एक लेटर निकलता है प्लेसमेंट ऑफ रजिस्ट्री का लेटर, दैट्स इट। अब इसको भी स्क्रूटनी में डाल दिया जाए, इसको भी शिफ्टिंग में डाल दिया जाए, इसमें भी कीड़े निकाले जाएं, मालकान को डायरेक्ट फोन करके कहा जाए कि ओहो जी तोड़ी फाइलें तो बड़े तराज लग गए ने और बड़ा मसला हो गया, तो बंदा जो है वो हाँफता कामता पहुंचे तो पता लगे बाहर ही कोई बंदा उसको घेर के बैठा है। अब LD के बाद पहले तो बड़े ही हालात ख़राब थे कि LDA के दफ्तर के अंदर सारी डीलें होती थी। अब तो चले वो फिर बात पार्किंग में साथ लेफ्ट राइट कोई आगे ग्रीन बेल्ट पे चले गए हैं। तो ये एक बड़ा क्रॉनिक डिसीजन है जिसपे अब चीफ सेक्रेटरी साहब भी उस दिन आए और उन्होंने भी दबे लफ्ज़ों में ये बातें अंदर बंद कमरे में की कि इस तरह की शिकायत आ रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह DG LDA भी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है मैं उनके एफर्ट को नहीं कहता, लेकिन इतना कुछ हो रहा हो
कि आपके अपने बंदे हाथ खड़े कर दें कि जी ये तो पता नहीं पहली दफ़ा हुआ है कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल ही हम पे अजाब बन गया है और वो शिफ्टिंग भी नहीं हो पा रही। ये वो रिकॉर्ड शिफ्टिंग है जो 2016 में DGLDA जाहिद अख्तर जमान जो उसमें चीफ सेक्रेटरी थे वो शुरू करके गए थे। आज 2024 खत्म होने वाला हो गया। तो मैं हंस के एक दिन कहने लगा था, फिर मैंने कहा गैर मुनासिब बात है कि चीफ सेक्रेटरी साहब कहीं आप अपनी रिटायरमेंट से पहले ये कंप्लीट करवा लेंगे। तो मैंने ये बात नहीं की क्योंकि ये बड़ी गैर मुनासिब बात है, लेकिन मैं जस्ट फॉर फन आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक बंदे ने इतनी मेहनत के साथ चीफ सेक्रेटरी मुझे ये बताइए, रिश्वत लेने वाले तो खासे अमीर तरीन लोग होंगे। नहीं, रिश्वत LD में गरीब रह कौन गए? अब वो तो यही बात है ना कि जब आपका इदारा कमजोर हो जाए, आप उसकी रिश्वतों के लेके उनकी बुनियादों को कमजोर कर दें और आप तगड़े हो जाए, अमीर हो जाए बतौर अफसरान, तो फिर वो इदारे खत्म हो जाते हैं। तो अगर LD के हालात यही 2, 4, 5 साल रहे, लेस्को से तो कुछ मिसालें आना शुरू ही हैं कि लोगों को पकड़ना शुरू किए। यहाँ कभी किसी की पकड़ नहीं, यहाँ इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं पकड़ता। यहाँ तो जिसको पकड़ लेना तो अगले दिन तस्वीर खिंचवा के DG के साथ किसी के साथ वो विजिट कर रहा होता है, वो कहीं सैर कर रहा होता है, जिस पे इंक्वायरी खुल जाए वो अगले दिन बैठ के DG ऑफिस में चाय पी रहा होता है। यहाँ तो ऐसी मिसालें हैं और ये ऑनेस्टली मेरे लिए बड़ी तकलीफ दी होती है, मुझे तकलीफ होती है क्योंकि हम खबरें देते हैं ना, जब हमारी खबरों पे उल्टे असर हो रहे हो ना तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल बर्दाश्त की खबर देना रोकते, खबर देना हमारा काम है, हम फिर भी खबर देते रहेंगे, आप एक्शन ले ना लें, हमारा काम दिखा रहे। आपके पास कुछ अल्फाज हो ना, देखिए कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जब उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपको शिफ्टिंग के लिए अलहदा से एक सेल बनाना पड़ जाए, उसके बाद जो है उसकी स्क्रूटनी के लिए आपको पटवारी भी रखने पड़ जाएं, तो इसका ये स्ट्रेट जो है मकसद ये होता है कि भाई हमें अब क्या देखे जाए। आपने शुरू से ही अगर किसी ने LDA की जगह के ऊपर LDA पे प्लॉट लेना है, LDA में फ्लैट लेना है, LDA में कमर्शियल जगह लेनी है या कुछ उसने सेल परचेज करनी है, तो उसको हर कदम के ऊपर जो है वो उसको किसी ना किसी को नजराना देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो उसके मामला लटकते रहेंगे और वो बेचारा इसी तरह दफातर के धक्के खाता रहेगा। आसान हल, मुझे आज भी एक बड़े टाइकॉन की वो बात याद है, वो कहते हैं मैं फाइलों को पहिए लगा दूँ। वो पहिए लगाने का मकसद क्या था कि जब तक इन तमाम जो डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ LDA नहीं, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, अगर आपको वहाँ पे कोई काम है तो उसकी फाइलों को जब तक आप ये नहीं लगाएंगे आपका काम लटकता रहेगा। और ये तमाम जो हरबे होते हैं कि शिफ्टिंग के लिए एक अलहदा सेल बन गया, उसमें पटवारी ऐड कर दिए गए, उसकी स्क्रूटनी के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई, ये सारे के सारे जो हैं वही बात कि आप जब एक प्लॉट जो है जिसको आप सेल परचेज उसकी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तीसरे के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चौथे हाथ आपको पता चलता है नहीं इसमें तो बहुत मसले हैं, इसमें तो बहुत मसले हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि LDA के दौरान भाई हमें वो दे रहे होते हैं खबर कि LDA की तरफ से बहुत सी तजावज़ात का खात्मा कर दिया गया, वो तजावज़ात जब उसकी नींवें रख रहे थे, उसकी जो फाउंडेशन रखी जा रही थी, उस वक्त ये डिपार्टमेंट अच्छा वो ज्यादा प्रेस रिलीज होती है भजन, मैं माफी मांगता हूं। नहीं बात वही ना, प्रेस रिलीज देना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। इदारा प्रेस रिलीज जारी कर रहा ना, इदारा जारी कर रहा है सरकारी तौर पे अपनी वो नाकामी को तस्लीम करते हैं कि ये 4 मंजिला की तशहीर करते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि ये अपनी तस्दील खुद करवाते हैं। हाँ, सही बात कि आज 4 मंजिला इमारत बन गई, उसके बाद आपको याद आया नहीं ये तो गैर कानूनी थी, इसके हमने थड़े उतार दिए, इसके हमने वो लेंटर गिरा दिए। लाहौर में आपको कई ऐसी बिल्डिंग्स अभी भी स्टिल नजर आएंगी जिनके साथ LDA की तरफ से ये इकदाम किए गए और उसके बाद वो खंडरों की सूरत में आपको ये फिरोजपुर रोड के ऊपर ही कहीं ऐसी बिल्डिंग नजर आ जाएंगी। मॉडल लिंक रोड पे कॉर्नर पे, मॉडल लिंक रोड कॉर्नर के ऊपर वो एक वो कनाल के करीब शायद वो जगह 20 साल बाद याद आई और उसका लेंटर अभी भी लेंटर आधा गिरा हुआ है और उसके नीचे दुकान चल रही है। और सबसे ज्यादा कार्रवाइयां जो खबर हम देखते हैं ना वो जोहो टाउन में होती हैं और जोहो टाउन में इनका अपना दफ्तर भी बिल्कुल वहां पर सबसे ज्यादा वही ना। तो फिर आप देख लेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। हम अगली खबर की तरफ आ रहे हैं और अगली खबर यह है जी, शहर में गैर मेयारी ब्रायलर मुर्गी की फरोख्त का सिलसिला जारी है। कल फूड अथॉरिटी की कार्रवाई का हमने जिक्र किया, जो लिंटन मार्केट में जो उन्होंने कार्रवाई की। अब गैर मेयारी मुर्गी की फरोख्त कहाँ से हो रही है, इरफान मलिक साहब? देखिए ये वैसी ही सप्लाई है जैसे आप दूध की
सप्लाई लाहौर में आते हुए देखते हैं और आपको पता चलता है कि फूड डिपार्टमेंट जो है उसने नाके लगाए हैं और जो दूध के नाम के ऊपर जो जहर लोगों को पिलाया जा रहा है उसको फेंकते हुए की एक वीडियो 15 सेकंड की या 20 सेकंड की वो आपको जारी की जाती है। ये मुर्गियां जो सप्लाई की जाती हैं मार्केट्स के अंदर, टोरंटो मार्केट्स के अंदर, इसके लिए भी एक पूरा डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है। इसके लिए पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है कि फॉर्म से अगर उसकी मुर्गी निकलेगी तो उसकी सप्लाई के लिए, उसकी सेहत के लिए उसकी खुराक क्या दी जा रही है, ये तमाम चीज़ें चेक एंड बैलेंस के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन होता वही है जैसे अभी भी लाहौर के अंदर आपको जहर आलूदा दूध जो है मिलता है, वैसे ही आपको इस तरह की मुर्गियां भी मिलती हैं। आप टोरंटो मार्केट में चले जाएं, आपको कई दफ़ा आपने रेट आज लोगों से 468 रुपीज़ है, 468 और रुपीज़ रोजाना कीमत आगे आने वाले दिनों में और मजीद ये बढ़ेगी। बढ़ती रहेगी। अभी ये बढ़ती रहेगी, जो ठंड आएगी हाँ। ये मुर्गी का रेट शादियों बढ़ता का रहेगा। और सीजन उसके बाद होगा क्या कि आपको ये जो मार्केट के अंदर 100 रुपए का शवारमा, बड़ा शवारमा, ये इस तरह के, और वाकई बड़ा शवारमा और ब्रोस्ट जो मिलेंगे आपको 200 रुपए के, 300 रुपए के, ये मुर्गियां कौन सी होंगी? ये वही मुर्गियां होंगी जो गैर म्यारी और बीमार या लागर या मुर्दा। अच्छा, यही बात मैं कट करूं। कुछ साल पहले हमारे बॉस ने एक चैलेंज किया रिपोर्टर्स को कि मुझे जो 55 रुपए में चरगा तलाश करके देगा, याद है? और इरफान भाई ही जीते थे क्योंकि इनके इलाके भी माशाल्लाह वो 55 रुपए वाला चरगा या जो भी था, बर्गर, ये शवारमा था, वो पाया गया था। ठीक है, वो ढूंढ के ले आए थे और इन्होंने जाके जो इनाम हासिल कर लिया। तो आप अंदाजा करें कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम लोगों को खुद ये डिसाइड करना चाहिए कि बाहर के खाने, बट अब जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कर रहे हैं। गैर मेयारी अगर ब्रायलर फरोख्त हो रहा है, दुकानों पर जा रहा है, वो छुप के तो नहीं जा रहा। इतनी बड़ी गाड़ियां, वो पूरी गाड़ी जिसके अंदर कम से कम कोई 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार केजी जो है वो वज़न लेकर वो ट्रक आ रहे होते हैं जो दुकानों के अंदर सप्लाई करते हैं। यही जिसको हम कह रहे हैं टोरंटो मार्केट, इसमें जाके देख लें, आपको सैकड़ों की तादाद के अंदर ट्रक नज़र आएंगे, वो यहाँ पे आ रहे हैं। क्या ये डिपार्टमेंट जो है इनको नहीं पता? आपको भी पता है, मुझे पता है, दुरे भाई को पता है कि यहाँ पे ये मुर्गियाँ जो हैं इस तरह की गैर म्यारी मुर्गी सेल होती है, फ़रोख्त होती है, बिकती है। तो क्या उन डिपार्टमेंट्स को नहीं पता? वो डिपार्टमेंट्स के आंखें बंद करके बैठे हैं। आंखें बंद करके मेरे ख्याल में नहीं बैठे होते होंगे, शायद वो इस इंतज़ार में होंगे लेके आएँ, उसके बाद फिर इनको देखते हैं। लेके आएंगे, फिर उनसे अपने पैसे लेकर फिर वो निकल जाते होंगे। वो कहते होंगे ठीक है, भाड़ में जाए, अवाम भाड़ में जाए, जो है वो क्लाइंट। लेकिन बजाय इसके आप पैसे लगाकर भी, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। अच्छा, बाहर के खाने तो ये होम डिलीवरी वाला बड़ा एक ट्रेंड है कि आप घर में कॉल करके चीज़ें मंगवा लेते हैं। तो कभी भी अगर चिकन आपने लेना है, खुद जाएं, अपने सामने बनवाएं, इस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो रहने आप। अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक मैंने बहुत पहले जब फारिग वक्त होता था, एक फिल्म देखी तो उसमें वो डायलॉग कहता है कि सबसे ज़्यादा ईमानदारी जो है ना बेईमानी के धंधे में होती है। ठीक है, अब तो वो भी हालात नहीं रह गए, यकीन करें। अगर कोई कहे ना कि मैं बेईमानी के धंधे में भी कोई ईमानदारी दिखा दूँ थोड़ी बहुत, अब तो लोगों को जहर दानिस्ता तौर पे खिलाया जा रहा है। वो ये नहीं सोचते कि यार ये कल को चीज़ घूम फिर के हमारे बीवी बच्चों या खानदान की तरफ आएगा, और उसको बुरा नहीं समझा जाता। केमिकल मिला दूध पिलाया जा रहा है आपको धड़ल्ले के साथ, आपको मुर्गी का गोश्त से लेकर भी बीमारियां खरीद रहे हैं, आपको मुर्गी का गोश्त लेकर आपको जो तलफशुदा जो हालात वाला गोश्त होता है ना वो भी खिलाने पे आपको मजबूर कर रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गंदे नालों का पानी लगाकर सब्जियां जो उगाई जा रही हैं, जो आपकी जो हार्वेस्टिंग हो रही है, उससे आपके जो मैदे और पेट के, जिगर के, गुर्दों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरह बढ़ती जा रही है। आपको पता है आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि गंदम की रोटी छोड़ दें, और रोटी लोग खाना छोड़ रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हमें गंदम की रोटी जो है पता नहीं क्या हम लोग हजम नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि जो हार्वेस्टिंग हो रही है, चाहे वो सब्जियां हैं, गंदम है, वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक किस्म के केमिकल्स के मवाद पैदा करिए जो आपके जिस्म में जाके खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बिगाड़ या किसी कैंसर की तरफ जाने वाली चीज़ें पैदा कर रही हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे? आप घास फूस खाएंगे, आप दरख्तों से पत्ते तोड़ के खाया करेंगे, उस पर भी स्मोक के असरात होंगे, उस पर भी स्मोक के असरात, पत्ते भी नहीं खा सकेंगे आप। तो हमें कहीं तो सोचना है, कुछ तो इंसानियत, कहीं तो हमें इस चीज़ का एहसास करना है कि कहीं रुक जाएं, थोड़ा बहुत आने वाली नस्लों के लिए छोड़ दें कि हमने ये काम नहीं करना, तो आप शायद ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चल जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग
अगले कोई 10-20 सालों में बहुत ही कुछ सेहतमंद पता नहीं जिंदगी अंदर से गुजारने ये वाला हो। ज़मीर ही मरते जा रहे हैं जो सब लोगों का एक ही तरफ जो है ना मिलावट मिलावट और मिलावट। खैर 21 से 31 दिसंबर तक लाइसेंस आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों की तादाद इंतहाई कम थी, लाइसेंस का हसूल आसान बना दिया गया। आईजी साहब का ये कहना है ये 2 मिनट थे, ज़रूरी इसलिए था कि ये डिस्कस करना कि सबके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। अहम चीज़ है आप रोड पे अगर सफ़र कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपकी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी की भी ज़मानत है। इरफान साहब, अना लाहौर में अगर 70 लाख के करीब मोटरसाइकिल और गाड़ियां हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लाख लोगों ने लाइसेंस बनवाए थे, यानी कि 60 लाख के करीब जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बगैर लाइसेंस के चलाई जा रही हैं। और उस पर बहुत दफ़ा कंपेन भी की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लाइसेंसिंग सेंटर हैं इनके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं कि इतने लोगों को ये अकोमोडेट कर सके, और लोगों के अंदर भी ये जो है वो शऊर नहीं है कि हम ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम अगर लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं, उससे कोई हादसा होगा तो उसके ऊपर हमारे ऊपर 302 की FIR हो सकती है, कत्ल की दफात के तहत मुकदमा हो सकता है। लेकिन हम उसी डगर के ऊपर चले हैं, चल कोई नहीं, इसका भी तो नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका मैं बनवा के क्या करना, या बनवा लेंगे। ये सोच जो है हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद बाशऊर शहरी बन के ये अपनी लीगल जो पॉइंट्स हैं इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर हम मिलावट नहीं करेंगे, हम कानून की पासदारी करेंगे, तब तक हम एक अच्छी कौम नहीं बन सकते। आप एक कमेंट चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो इनको इस चीज़ का एहसानमंद होना चाहिए कि निगरान हुकूमत जितना मैक्सिमम हो सकता था हुआ। अब ये वो चीज़ है कि जिसको कैरी करना चाहिए था, इस पर मुसलसल कंपेन की ज़रूरत है। ये 10 दिन की 20 दिन की बात नहीं है, ये एक कंटिन्यूसली फेल है, इसको जारी रखना चाहिए और इसको अगले जून तक मेरा ख्याल है कि कंप्लीशन करवा के आप कम अज़ कम 60-50 लाख का जो डेफिसिट लाहौर शहर के अंदर है इसको तो कंप्लीट करें ना। ये टारगेट रखना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस फिर आएंगे, शो में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो आज 20 तारीख है, लेकिन कल वाली क्योंकि बर्थडे मिस हो गई थी तो 19 दिसंबर को पहले जिनकी बर्थडे थी उनको हम विश करने जा रहे हैं। शुएब मुगल, चौधरी आसिम गुज्जर, मोहम्मद वली हसन, उबैद, रहीम शाह, जुनैद खालिद और इसके बाद जी इरहारा। फलक की सालगिरह थी जी, सना की सालगिरह, मोहम्मद मूसा, जुहेब, मोहम्मद अवैस, राना खालिद और अब्दुल रहमान और इसके बाद जी मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मुगीस। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
आज वाली लिस्ट की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज का मौसम टुडेज वेदर में। ओके जी, समरा मौजूद है इस वक्त बाहर, उनसे पूछ लेते हैं जी मौसम कैसा रहेगा। बच्चों को तो वैसे छुट्टियां होने वाली हैं जी। समरा हमें बता दें कि वीकेंड पे मौसम कैसा होगा, जो हमारा वीकेंड होगा, हम कैसा मौसम एंजॉय कर सकेंगे, धूप निकलेगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, अपडेट्स क्या हैं? जी है ना, अगर बात कर ली जाए पहले मौसम के हवाले से, तो इस वक्त आसमान पर सूरज तो मौजूद है, लेकिन बिल्कुल मध्यम किरणें बिखेर रहा है और कभी तो बादलों की ओट में छुप जाता है, जिसकी वजह से सर्दी मज़ीद महसूस की जाती है। और अगर बात कर ली जाए, धूप तो निकल नहीं रही, तो ऐसे में आप जो है वो धूप में बैठकर मौसमी और किन्नू तो खा नहीं सकते, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ऐसी शाम में कॉफ़ी और चाय पीने का भी अपना ही मज़ा आता है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात कर ली जाए, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 52% महसूस किया जा रहा है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की वजह से सर्दी भी महसूस की जा रही है। आपने वीकेंड की बात की, तो वीकेंड के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। और इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई भी की जा रही है कि 27 दिसंबर को शहर में 40% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आइंदा चंद दिनों तक मौसम ऐसे ही सर्द रहेगा और मजीद सर्दी में इजाफा भी होगा। और इसी के साथ साथ आइंदा 24 घंटे तक तो शहर में बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। बच्चों की भी छुट्टियां हो रही हैं और इसी के साथ साथ सर्दी भी बढ़ रही है, तो ऐसे में फैमिलीज़ जो हैं वो भी इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ तफरीही मकामात का भी रुख करेंगी। और इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद सर्दी बढ़ने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। कुछ स्मोक के हवाले से भी अगर बात कर लीजिए, तो इस वक्त भी फिजा जो है वो धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही है। और शहर लाहौर जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है आलूदा शहरों में, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 242 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी आपको बताते चलें, तो यूएस कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी की शरह 521 तक रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हमें आपने मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया। हम एक स्पेशल बर्थडे की तरफ चल रही हैं जी। आज की स्पेशल बर्थडे जी मेकअप डिपार्टमेंट के हेड है मुर्तज़ा साकिब, जिनके आज सालगिरह है। मुर्तज़ा हमारे बहुत अच्छे कलीग भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मुर्तज़ा को सालगिरह की हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल आपको हमने मुर्तज़ा का भी दिखा दिया जी। आप बर्थडे विश कर रहे थे जी, हम मुर्तज़ा को, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी। आगे बढ़ेंगे, हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जिनकी आज बर्थडे, थोड़ा वेट कर लें जी, हम उस तरफ भी आएंगे। आज के भाव आपको बताने हैं, तो देखते हैं सेगमेंट आज के भाव। उस्फा हमें ज्वाइन करिए, उनकी तरफ चलेंगे जी। उस्फा, रेट लिस्ट बताइए। सब्जियों के सरकारी दामों में और ओपन मार्केट के रेट्स में तजाद बरकरार है। आज की रेट लिस्ट के हवाले से और ओपन मार्केट में किस रेट पे सब्जियां फरोख्त हो रही हैं उसके हवाले से मैं आपको कुछ आगाह करती चलती हूँ। आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 90 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त 150 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज का दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 130 है, ओपन मार्केट में 200 रुपये तक फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 180 है, ओपन मार्केट में 220 तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 350 है, ओपन मार्केट में 450 तक फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत जो है वो 560 है, ओपन मार्केट में 630 तक फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मटर की सरकारी कीमत जो है 240 है, ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 145 है, ओपन मार्केट में 200 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत जो है वो 70 रुपये मुकर्रर की गई है, ओपन मार्केट में इस वक्त 100 से 120 रुपये के दरमियान जो है फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की सरकारी कीमत 130 है, ओपन मार्केट में 170 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से मुख्तलिफ मौसमी सब्जियाँ, मसाला जात जो हैं वो अपने दामों से कहीं ज़्यादा बढ़ाकर फरोख्त किए जाते हैं। ख़ासतौर पर मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स पर जो फरोख्त हो रही सब्जियाँ मसाला जात है वो आवाम के लिए खासी परेशानी का बाइस रहती हैं। आवाम की जानिब से जो है ये
मुतालबा किया जाता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो इस हवाले से मुतहर्रिक हो जाए कि तमाम मार्केट्स में रेगुलेशन जो है वो प्राइसेस की करवा दी जाए, ताकि हर मार्केट में एक ही रेट पर चीज़ें मुहैया हों और उनको जो दुश्वारी पेश आती है सस्ता और महंगा के दरमियान और सफ़ेद पोश इंसान के लिए ख़ासतौर पर जो मौसमी सब्जियाँ ख़रीदना इतनी दुश्वार हो जाती हैं उस तमाम मुश्किल से आसान हो सके। जी सो थैंक यू सो मच। ये आपने रेट लिस्ट बताई। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। 20 तारीख को जिनकी सालगिरह है, सैयदा बुशरा, अब्दुल सदीक, उमर सिद्दीक, आसिफ, अरसलान, फरवा। इसके बाद जी आकिब की सालगिरह है, मोहम्मद अहमद की, अरसलान असद की, अरीशा की, अकरम मलिक हैं, मोहम्मद हैं जी। इसके बाद अफनान शाह, सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे को भी ऐसे स्पेशल बनाएंगे। अगर आपकी कल सालगिरह है, पिक्चर्स भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जुमे के रोज़ हम खुसूसी तौर पे कुछ ऐसे टॉपिक का इंतखाब करते हैं जिसमें हमारी और आपकी रहनुमाई भी हो जाए, और कहीं पर अगर कोई पेचीदगी वाला अमल हमें लग रहा होता है तो उस पर फिर हम राय भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ख्वाब आना एक फितरी अमल है, तमाम लोगों को ख्वाब आते हैं। अब ख्वाब अच्छे आना, बुरे आना, अब समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा बहुत डरावना ख्वाब आ गया है, कुछ ख्वाब में अच्छा नहीं देखा है। अब ये ख्वाब जो होते हैं इनकी हकीकत क्या है, हमारा दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ख्वाब किस तरह के होते हैं। हम बहुत सारे ख्वाबों के मतलब खुद से निकाल बैठते हैं जब घर में किसी को बताएं कि जी हमें ये ख्वाब आया है। अच्छा, समटाइम बड़े ये कहते हैं कि अपना ख्वाब किसी को सुनाना नहीं चाहिए, बुरा ख्वाब तो बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाना चाहिए। समटाइम ऐसा भी होता है आपने ख्वाब देखा, आप भूल गए, तो लोग कहते हैं उसको रिपीट भी ना करें। कुछ ख्वाब जो हमने खुद से डिसाइड कर दिए हैं कि किसी को आपने ख्वाब में देखा कि कोई फौत हो गया तो हम कहते हैं उसकी तो ज़िंदगी लंबी हो गई है। फिर शादी किसी की देखी तो कुछ लोगों का कुछ और इस पर राय होती है, कुछ लोगों की कुछ और राय होती है। डरावना ख्वाब देखें तो लोग कहते हैं अच्छा जी आप सदका दे दें।
फिर इसके अलावा किसी के घर आपने बेटा देखा तो लोग कहते हैं अच्छा आपके घर बेटा देखा गया तो बेटी होगी, बेटी देखी गई है तो इससे उल्ट होगा, बेटा होगा। मतलब हमने खुद से कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ख्वाब में हमें अक्सर फौत हुए हुए लोग, किसी के वालिद साहब अगर नहीं हैं वो नज़र आ गए तो लोग कहते हैं अच्छा जी कुछ आपको अगर देकर गए हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कोई अगर कुछ आपसे लेकर गया है तो कुछ इस तरह से चीज़ें कहा जाता है कि अच्छा जी ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारा दीन क्या कहता है, ख्वाब की मुख्तलिफ इकसाम क्या होती हैं, एक ख्वाब बार बार आते जाना इसका क्या मतलब होता है, फिर ख्वाब में अच्छी चीज़ नज़र आना, सब्ज़ हरियाली नज़र आना किस चीज़ की अलामत है, बार बार कुछ गंदगी नज़र आना किस चीज़ की अलामत है। हमारे साथ हमारे मजहबी स्कॉलर मौजूद है, अल्लामा एहसन अवैस मुस्तफ़ी साहब, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग अक्सर लोगों को सुनते हैं, अच्छा कुछ लोगों को ख्वाब कम आते हैं, कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ये ख्वाबों की हकीकत क्या है? सबसे पहले तो हस्ब मामूल बहुत ही एक बर्निंग इशू और बहुत शानदार किस्म का आपने ये टॉपिक चूज़ किया है। एक तो ये इंटरेस्टिंग भी है और इसके अलावा इसके अंदर दिलचस्पी के साथ साथ अहमियत का भी हामिल है और बड़ा ही अपने दिल के करीब एक टॉपिक आप रख सकते हैं इसको। हर इंसान के साथ ये एक ड्रीम्स की ख्वाबात का एक फितरी और नेचुरल चीज़ है। सबसे पहला जो हिस्सा है कि ख्वाब, हर वो चीज़ जो नींद में आप देखते हैं उसको ख्वाब कहा जाता है। ठीक है। अब इसका पहला हिस्सा, क्या ख्वाब होते भी हैं या नहीं होते? कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे पहले तो इसको बताया जाए कि वो है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं और हदीस नबवी का, तो कुरान मजीद में ख्वाबात का जिक्र मौजूद है। ठीक है। और फिर उनकी ताबीरात भी मौजूद है। ठीक है। मसलन मशहूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब, जी बिल्कुल, आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करते हुए देखा, बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने, वो ख्वाब था। दूसरा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो चांद सितारों को और फिर सूरज और चांद को और 10 सितारों को सजदा करते हुए देखा, वो सारे का सारा वो ख्वाब आ रहा है। इसके अलावा बल्कि 11 सितारे और एक चांद और एक सूरज, वो ख्वाब। फिर ख्वाब के हवाले से आगे आ जाएं तो कुफार के भी ख्वाब थे, जैसे कैदियों का ख्वाब था, वो फिरौन मिस्र का ख्वाब था। ये सारे ख्वाबात, तो ख्वाब का फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला बंद हो गया मगर मुबश्शिरात जारी हैं। पूछा या रसूलल्लाह मुबश्शिरात क्या है? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, नेक और साले ख्वाब। हुजूर ने खुद फरमाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल मुबारक ये था, हुजूर उमूमी तौर पर फजर के बाद आप सहाबा में बैठते और सहाबा इकराम रिजवान अजमईन से पूछते किसी को ख्वाब तो नहीं आया? तो वो ख्वाब बयान करते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान फरमाते। या सहाबा में से सीनियर्स में से किसी को कहते कोई इसकी ताबीर कर सकता है, फिर हुजूर उस पर जजमेंट अपनी फाइनलाइज कर देते। ऐसा भी होता था। फिर इसके अलावा ये बात तो तय पा गई कि ख्वाब का कुल्लियतन इनकार करना, चूंकि कुरान की नस्से कतिया में और हदीस मुक़द्दसा में टेक्स्ट के अंदर आ गया, तो हम कुल्ली तौर पर इनकार नहीं कर सकते। अब बुनियादी तौर के ऊपर ख्वाब की 3 अक़साम है। ठीक है। एक होता है, उसे कहते हैं रहमानी ख्वाब। ठीक है। दूसरा होता है शैतानी ख्वाब। अच्छा। तीसरा होता है नफसानी ख्वाब। ठीक है। फिर उसको अगर 4 में ले आए तो अंबिया का ख्वाब। अंबिया अलैहिस्सलाम के जो ख्वाब होते हैं, उस ख्वाब को कभी कभी ताबीर की जरूरत पड़ती है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो था, 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज का ख्वाब, जब आप अजीज मिस्र की कुर्सी पर बैठे और आपके वही भाई सामने खड़े थे जिन्होंने उनके साथ जो कुछ वो कर सकते थे किया था, और फिर उन सब ने आपको सजदा ताज़ीमी किया, तो ये उस ख्वाब की ताबीर बनी। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब एब्सोल्यूट था, उसकी जरूरत नहीं, कोई वही था, बिल्कुल, तो वही की हकीकत ही वैसे थी। तो अंबिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब उमूमी तौर पर 99% वही होता है, जैसा होता है वैसा ही होता है, कभी कभी ताबीर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आगे आ जाते हैं रोया सालेहा, नेक ख्वाब। नेक ख्वाबों की जो हकीकत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा, यानी आप 23 ईयर्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत के बनते हैं। सही। तो 23 को जब आप डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर तो 46 बनता है।
यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से नबुव्वत का 46वां हिस्सा और फैज़ करम का सिलसिला अब भी उम्मत की रहनुमाई के लिए रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए से जारी रखे हुआ है, उम्मत के लिए जारी रखा हुआ। तो ये इसे जो पहले ये साले ख्वाब हो गया। अब साले ख्वाब के अंदर भी याद रखें कि इसकी जो अक़साम आती हैं कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं अल्लाह की तरफ से गैबी रहनुमाई वाले, एब्सोल्यूट। ये आज के दौर में फिर कहूंगा 99% कुछ लोगों को आ सकते हैं, सही नहीं आ सकते, 1% आ सकता है, सॉरी रियली सॉरी दैट 99% तक लोगों को ये नहीं आएगा, ठीक है, 1% तक मुमकिन है। यानी अगर वो ख्वाब देखना है तो फिर सालियत लाएं हजरत सिद्दीक अकबर जैसी, सालियत लाएं फिर हजरत उस्मान गनी जैसी, हजरत मौला अली मुर्तजा जैसी, सालियत वैसी लाएं हजरत उस्मान गनी जैसी, तो फिर आपको ये सब कुछ नजर आएगा। लेकिन आज उस तरह की सालियत का वो मेयार और तकवा होना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए दूसरा ख्वाब है कि ताबीर, ख्वाब आता है मगर उसकी ताबीर में कुछ ना कुछ मुज़मिर होता है, ठीक है। और सहाबा और मुहद्दिसीन ने भी इसको बयान किया। मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबु ताबीरात के नाम से पूरा एक चैप्टर वहां बांधा है, अच्छा, बुखारी शरीफ में, सही। और उसके अंदर तकरीबन 66 के करीब आपने ख्वाब के मुतल्लिका ताबीरात से मुतल्लिका आपने वहां पर हदीस मुक़द्दसा कोड की है। इमाम मुस्लिम ने भी बांधा, सही। तो ताबीर है। अब उस ताबीर को अगर देखना हो कि हर ख्वाब एब्सोल्यूट रहेगा या ताबीर होगी जी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते हैं। आपने जो ख्वाब में कैदियों ने देखा जी, कैदियों ने बयान किया कि हमने देखा है कि मेरे सर के ऊपर रोटियां और परिंदे उन्हें नोच रहे हैं, और दूसरा देख रहा है कि मैं खजूर, वो जो अंगूर है, अंगूर से शराब निचोड़ रहा हूं। बिल्कुल। अब ख्वाब कुछ था, ताबीर आपने फरमाई। ये अब ताबीर, ये इल्म ताबीर रुया, ये प्रॉपरली एक सब्जेक्ट है, सही, जिसके ऊपर रिसर्च चीजें पेश की जाती हैं, और कुरान और हदीस का प्रॉपर सब्जेक्ट आ गया। आपने बताया जो रोटियों वाला है, बताया कि आपको फांसी दी जाएगी और आपके ये जो सर है इससे परिंदे नोच नोच कर आपका सर और दिमाग खाएंगे, और वैसा ही हुआ बिल्कुल। और दूसरे को कहा कि तुम्हें आजादी मिलेगी, जैसे तुम पहले जो फिरौने मिस्र था उसे शराब पिलाते थे, खिदमत करते थे, बाद में भी करोगे, सही। तो उसी तरह हुआ। तो ख्वाब क्या था और ताबीर क्या थी? ताबीर क्या थी? कुछ लोग हमारे जो हैं वो हर ख्वाब को उसी तरह एब्सोल्यूट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल। बल्कि मैं कहूंगा ये एक बहुत बड़ा अब तो बिजनेस ट्रैक हो गया है, और आपके सिटी 42 ने उसको ब्रेक किया हमेशा की तरह। तो बस अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है, 99% ऐसा नहीं है कि जो हो वही आप उसको समझ लें कि एब्सोल्यूट ऐसे है, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर केस है, ठीक है, मैं बार बार एक्सेप्शनल केस मौजूद हो सकते हैं, मगर हर एक के लिए नहीं, सही। अब वो जो ख्वाबात आते हैं वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है। रवैया क्या है, सीरत क्या है, किरदार क्या है, उसके मुताबिक मुतय्यन किया जाता है। ये केस टू केस वेरी करता है, शख्सियत कौन देख रही है। मसलन मैं आपको कुछ ख्वाबात का ऐसे जिक्र कर देता हूं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ख्वाब में देखा कि वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से मक्खी को हटा रहे हैं। मक्खी, हमारा यकीन है कि मक्खी वहां बैठती है जहां पाकीज़गी की वो कैफियत ना हो, बिल्कुल, मैं इशारा दे रहा हूं। तो अब वो जो देख रहे थे एब्सोल्यूट क्या माना हुआ, उसका मतलब ये था आपने बुखारी शरीफ को तरतीब दिया और आपने उस तरतीब में सही हदीसों को चुना। तो मक्खियां हटाना यह था कि आपने ज़ईफ हदीसों को दूर कर दिया या मौजू हदीसों को निकाल दिया। ज़ईफ और मौजू में भी फर्क होता है, ये भी बता दूं मैं। ज़ईफ भी हदीस ही होती है, मौजू हदीस नहीं होती, ये कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह आगे आ जाए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नौमान बिन साबित जिनका नाम है, आपने ख्वाब में देखा कि आप ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिख्वान मुक़द्दसा यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक की हड्डियों को चुन रहे हैं। आपने ये ख्वाब जैसे आप अभी बता रही थी कि कंटिन्यूअसली 2-3 मरतबा देखा। आप जब देखते डर जाते, जब देखते डर जाते, क्योंकि ये अकीदा मुस्लिम और अकीदा ईमान के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुलल अजसादल अंबिया फनबियुल हय्युन व युरज़कु, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिस्क दिया जाता है और रिस्क दिया जाता रहेगा। तो जब वो ये देख रहे हैं तो वो डर गए।
अब वो अपने बहुत ताबई, जिनकी किताब है किताबुत ताबीर रोया अरबी में, ये ताबी लोग हैं जिन्होंने सहाबा को देखा। मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, इनको इमाम तबीर रोया भी कहा जाता है। अच्छा। बड़ा कमाल शख्सियत है। उनसे पूछा कि ये मैंने ख्वाब देखा है, आप मुस्कुरा पड़े, मुबारक हो, आपने जो इस्तिख्वान मुक़द्दसा को इकट्ठा किया, इसका मतलब आप दीन को जमा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अब कोई इस ख्वाब का इनकार कर दे कि ये ख्वाब ही नहीं है, भाई ख्वाब आना और बात होती है, उसकी ताबीर होना और बात है। तो ताबीर में और ख्वाब में फर्क है। तो ये ताबीर और ख्वाब को समझें। यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी तरह फिरौन मिस्र ने ख्वाब देखा था, 7 खुश्क भैंसे, जी बिल्कुल, 7 ताकतवर, यानी 7 खुश्क खोशे, 7 सब्ज खोशे, 7 ताकतवर और पली हुई भैंसे जिसे कहते हैं सेहतमंद, और 7 दुबली, वो खा रही हैं। तो आपने बताया 7 साल फरावानी के आएंगे और 7 साल जो है वो कहत साली के आएंगे। अब हिकमत आपने बताई तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थी, अल्लाह ने इसलिए बताया, आपने तबीर ख्वाब बताई और ये सारी चीजें सही। तो ये तो इशारा कर दिया कि ख्वाब का वाकई मतलब होता है और जो एग्जैक्टली नजर आ रहा है वो नहीं होता जी, उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है। अब कुछ फ्रीक्वेंटली लोगों को जो ख्वाब आते हैं उनकी ताबीर की तरफ हम बात करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब वो ख्वाब जो समटाइम हम सबको आते हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली अच्छे ख्वाब से जिक्र कर लेते हैं। कुछ लोगों को ख्वाब आता है कि जी खाना काबा की ज़ियारत कर रहे हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ख्वाब का इस तरह आना, ये नफ्स की अलामात में से बरक़ात की रहनुमाई अल्लाह की तरफ से होती है। ठीक है। ऐसा ख्वाब आना नफ्स की हालतें हैं। अगर वो तसव्वुफ यानी अल्लाह की बारगाह की जानिब मुतवज्जे है तो फिर नफ्स की खुसूसियात है आगे। ठीक है। तो मैं वो उसी हालत में नजर आता है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ कि वो कौन कौन से नफ्स की क्या हालत में क्या ख्वाब आता है और नफ्स क्या होता है। ठीक है। उसकी हालत क्या होगी, आपको ऐसे आईने की तरफ पैरामीटर्स मिल जाएंगे। अब जो पिछला मैंने एक बात की थी उसको मैं जरा कंटिन्यू कर लेता हूँ साथ, कि अच्छे ख्वाब आना, नेक ख्वाब अगर आए जैसा भी आपने बताया तो हर एक को बताना जरूरी नहीं। ठीक है, वरना इख्वान यूसुफ वाला हिसाब हो जाएगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किया। बिल्कुल। यानी जेलस हसद का शिकार ना हो जाए आदमी, शिकार और आजमाइश में ना आ जाए। अच्छा, किसे बताना है? जो हबीब और लबीब, आपके मोहब्बत वाले, प्यार वाले, खैर वाले, क्लोज वन, जो आपसे मोहब्बत वाले, प्यार, और फिर उनसे पूछें जो इसमें अथॉरिटी रखते हो। ठीक है, हर एक भी नहीं बता सकता। ठीक। तो ये अच्छे ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात है। अब दूसरा ख्वाब आता है परेशान कुन ख्वाब। मसलन मैं हदीस में जो कि आया है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मेरा सर कटा हुआ है और मैं उसे पकड़ रहा हूँ, वो आगे आगे भाग रहा है। हुजूर ने फरमाया ये हुल्म है। ये हुल्म कहते हैं शैतानी ख्वाब। अच्छा। शैतान भी वसवसा डालता है, जिस तरह हमारे जागते में अल्लाह युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास है ना, कि जागते में वसवसा डालता है, ऐसे ख्वाब में भी वसवसा डालता है, सोए हुए भी डालता है। तो उस सोए हुए में खौफनाक ख्वाब आ जाना, डर जाना, जलजला आना, आग लग जाना, शेर आ गया, मैं इसको जुमला कहूंगा अजीब लगेगा, ऊट पटांग किस्म का ख्वाब है। हाँ, बिल्कुल। यानी जिसका कोई सर पैर ही नहीं, एक नज़म नहीं, एक रब्त नहीं, ऐसे ख्वाब देख रहा है। ये सारे हुल्म के अंदर है। सही। इस ख्वाब की कोई हकीकत नहीं। अगर कोई ऐसा डरोना ख्वाब देख भी रहा है और देख लिया है, बताने की जरूरत नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा फार्मूला दे दिया उसको। ऐसे ही अपने पैसे जाया ना करें, ज्यादा हैं तो आप किसी चैरिटी वाले को दे दें। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं। अब वो क्या करे, हुजूर ने फरमाया वो जब उठे तो उठ के बाएं जानिब 3 दफा ऐसे थूक दे। अब वो जरूरत नहीं कि वो अपना सलाइवा ही फेंके, वैसे ही थूक दे। आउज़ बिल्लाह पढ़े और सूरह फलक, सूरह नास, मुअव्विज़तैन पढ़े और नमाज 2 रकत नफल पढ़ ले, या फिर बैठा है तो खड़ा हो जाए साथ उसके। ठीक है, ये काम कर ले, बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई हमें नहीं जानता, हुजूर से बढ़कर अपनी उम्मत का कोई खैर खा नहीं है। जब मना कर दिया है नहीं बताना तो खैर है, तो आप उस शर से बचे रहेंगे, ये इसमें खैर है। अब इससे आगे आ जाता है नफसानी ख्वाब। नफसानी ख्वाब की कई किस्में हो सकती हैं। उन किस्मों में एक ही है कि बंदा लाशऊर में कुछ चीजें पिछली जिंदगी में देख रहा होता है, वो कभी शऊर में वापस आ जाती है। लाशऊर में कुछ चीज दब रही होती है, वो दबी होती 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 एकदम बाहर आ जाती है। तो ये जो लाशऊर में शऊर का आ जाना है, ये भी उस ख्वाब का तरीका होता है और उसमें इसकी भी कोई इतनी वैल्यू नहीं है।
इसमें घबराने की जरूरत नहीं, सही। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो बहुत कम होता है कि ख्वाब का माना कुछ और होता है, ताबीर कुछ और होती है। ये केस टू केस वेरी करता है कि ख्वाब बताने वाला पूरा ख्वाब बताए, अपनी शख्सियत बताए, शख्सियत में उसके वो देखा जाए कि ये किस क्राइटेरिया की शख्सियत है, कमाता कैसे है, इसका रहन सहन कैसा है, दीनदारी कैसी है, दुनियादारी कैसी है, उसके मुताबिक ख्वाब की ताबीर होगी। जैसे मलका जुबैदा ने ख्वाब देखा, हारून रशीद की बेगम ने, और वो ख्वाब ऐसा था कि उसने अपनी भेजा कनीजा को कि जाके ना मोहम्मद बिन सीरीन से पूछे। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो ख्वाब पूछा तो वो ख्वाब, जब उन्होंने कहा ये ख्वाब तुम नहीं देख सकती, अच्छा मैं लिख के देता हूँ। फिर उसे बताना पड़ा कि मलका जुबैदा ने देखा। कहा मलका जुबैदा ने देखा, तो कहा इस ख्वाब की ये ताबीर है। तो फिर उन्होंने एक नहर खुदवाई थी हाजियों के लिए मक्का शरीफ में, नहर जुबैदा के उन्वान से, गर्मियों में, ताकि उससे पानी मिल सके, और बड़ी कमाल उसमें खिदमत की थी वेलफेयर उनके हुजाज के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि हर एक का अपना अपना एक नैरेटिव बनता जाता है। अब मैं आता हूं नफसानी ख्वाब का एक और तरीका होता है। इंसानी नफूस जो है उसको हम स्पिरिचुअलिटी की जुबान में 7 दर्जों में तकसीम करते हैं उमूमी तौर पर। ठीक है। नफ्से अम्मारा का जो बंदा होता है, नफ्से अम्मारा वो नफ्स होता है जब उसकी तबीयत का मैलान हराम की तरफ, बुराई की तरफ और खराबी की तरफ, और नमाज से एराज, जिक्र इलाही से एराज, इन चीजों से दूर होता जाता है, तो ये नफ्से अम्मारा की अलामत है। और कुरान में इसका बयान सूरह यूसुफ में आया। तो नफ्से अम्मारा वाला क्या करता है कि वो अपने ख्वाब में पिग देखता है, खिंजीर। आपको ये ना समझ ले कि 40 दिन तक मेरी जुबान पाक नहीं होगी। भाई मैंने कुरान से बड़ा कोई पाक कलाम नहीं। बिल्कुल। कुत्ते का जिक्र, हाथी का जिक्र देखता है, सांप देखता है, गधा देखता है, बिच्छू देखता है, चूहा देखता है, पिस्सू देखता है, अफ्यून देखता है, जूं देखता है, चिड़िया देखता है। बेहंगम ख्वाब नहीं होता, लेकिन वो देख रहा होता है। अस्तबल देखता है, वो शराब देख रहा है, गंदा पानी देख रहा है। ये सारे नफ्स अम्मारा की तरफ, रब की तरफ से उसे आ रहा है, अपने अमाल ठीक करो। वो आईना नजर आ रहा है उसे, उसकी शख्सियत का आईना और मिरर नजर आ रहा है। अपने आप को ठीक करो, अपनी बात, और शुक्र अदा करे कि आपको ऐसी रहनुमाई मिल रही है। सही बात है। हमारे एक ही बात है कि सांप का मतलब दुश्मन देखा है। सही बात। और उसका मतलब भाई आपका नफ्स जो अंदर बैठा है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो शैतान से के साथ मिलकर आपको रहमान से दूर कर रहा है, आपको अपनी मकसदियत से हटा रहा है। ये एक पैगाम आ गया। उसके बाद नफ्स की दूसरी किस्म होती है, उसे कहते हैं नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा वो होता है कि इंसान गुनाह या बुराई कर बैठता है तो उसको मुलामत करता है। ये जमीर जिंदा होने की अलामत है। तो इसके जो ख्वाब होते हैं वो भेड़ को देखता है, बकरियां देखता है, गाय देखता है, ऊंट देखता है, मछली देखता है, कबूतर देखता है, बतख देखता है, दरख्त देखता है, खजूर देखता है, पका हुआ खाना देखता है, बगैर जीन के घोड़ा देखता है, महल्ला देखता है, गन्ना देखता है, शहद देखता है। बताया जा रहा है इताअत गुजारी में बढ़े, खैर की तरफ आए, और जरा अपने आप को मालिक और अल्लाह उसके रसूल के करीब करे, मोहब्बत में आगे बढ़ता जाता है। ये नफ्स लव्वामा है। अब तीसरा नफ्स मुलहिमा। मुलहिमा वो होता है इल्हाम से, ये नेकी के ख्यालात का इल्हाम करता है, इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेशन देता है। अच्छा, इसमें नेकी और बदी दोनों हमला कर सकते हैं, चूंकि ये रिस्क पर होता है। शैतान तो हर वक्त बैठा नहीं है ना वो बाज नहीं आने वाला। तो वो क्या देखता है ख्वाब में? लंगड़ा नजर आएगा, बहरा नजर आएगा, गूंगा नजर आएगा, मस्त नजर आएगा, ट्रांसजेंडर नजर आएगा, मदहोश नजर आएगा, गुलाम आजाद नजर आएगा, जासूस नजर आएगा, सिपाही नजर आएगा, मस्खरा नजर आएगा, चौकीदार नजर आएगा, कसाब नजर आएगा, चोर नजर आएगा, बहाना साज नजर आएगा, भेंगा अंधा मरीज नजर आएगा। ये सारे के सारे ये नफ्से मुलहिमा की बातें मैं बता रहा हूं। अब उससे आ जाए तो इसके लिए जरूरत है कि वो अपनी अच्छी सोबत इख्तियार करे। अल्लाह ने उस पर करम किया है, वो नेकी की तरफ है। जैसे कुछ लोग आज भी कहते हैं मैं कोशिश भी करूं तो अल्लाह मुझसे हराम काम बचा लेता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये नफ्स मुलहिमा की अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह करम कर देता है, कहता है मैंने हराम रिश्वत ली, घर गया तो मेरे बच्चे बीमार थे, तो मेरे पैसे सारे ज्यादा उधर लग गए, तो मुझे नसीहत होगी, अल्लाह ने बताया आइंदा हराम नहीं खाना। ये मैं करम की अलामत। फिर नफ्स मुतमइन्ना है। इस हालियत में काबतुल्लाह की ज़ियारत होती है। अच्छा, ये वैसे भी हो सकती है, लेकिन नफ्स मुतमइन्ना ये होता है कि इत्मीनान वाला। ये इत्मीनान के ऊपर आ गया, अल्लाह की बारगाह में मुतमइन उसके जिक्र से है। अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, बैतुल मक़दस की ज़ियारत होती है, साले हुक्मरान और साले मशाइख की ज़ियारत होती है, मस्जिद की ज़ियारत, किताब की तिलावत,
हत्ता कि कुरान की भी अगर तिलावत हो रही है तो देखिए आयात कौन सी पढ़ रहे हैं, अच्छा, कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं। मतलब सदका खैरात की आयात है, इसका मतलब है आपको सदका खैरात ज्यादा करना चाहिए। नमाज की ज्यादा आयत पढ़ रहे हैं, मतलब आपको नमाज की तो तवज्जो देनी चाहिए। सही। रिज़्क़ हलाल की तरफ ज्यादा आयात है, मतलब आपको रिज़्क़ हराम से बचना है। तो ये आपकी रहनुमाई एक तरह से की जा रही होती है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी अलामा साहब, आप तसलसल अपना बरकरार रखें। नफ्से मुतमइन्ना के बाद नफ्से रादिया होता है, जब बंदा अल्लाह से राजी हो जाता है। और मर्दिया, इसमें जन्नत के हवाल, फरिश्ते, आसमान, चांद सितारे, और फिर नफ्से साफिया है और नफ्से कामिला है। बारिश साफ सुथरी, नदी साफ सुथरी और साफ शफाफ नजर आए। ये मैंने चंद आपको 7 नफूस के हवाले से बताया। और सबसे खास ज़ियारत हमारे लिए वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की भी ताबीरात है। अच्छा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीर मुबारक जैसे, हुजूर अगर ख्वाब में आपको बीमार लग रहे हैं, इसका मतलब है उस इलाके में सुन्नत और दीन कमजोर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दाढ़ी मुबारक के बगैर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो शख्स सुन्नत का तारिक है। इसके अलावा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे ज़ियारत हो तो याद रखें, हुजूर ने फरमाया कि शैतान मेरी मिसल इख्तियार नहीं कर सकता, वो मैं ही हूँ। ये हुजूर की करम नवाजी है। और फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा। सुभान अल्लाह, ये इतनी बड़ी करम नवाजी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी, हुजूर की बारगाह की खैरात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब लोगों को जो छोटे छोटे ख्वाब आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली अक्सर कहते हैं कि फलां बंदे को मैंने फौत हुआ देखा, तो बड़े बूढ़े कहते हैं उसकी तो जिंदगी बढ़ गई। क्या ये सच्चाई? ऐसा मुमकिन भी है। ठीक है। यानी फौत का मतलब कोई कभी जिंदगी भी होता है, कभी कहा कुछ जाता है, उसका सिंबॉलिक कुछ और होता है, माना मफहूम कुछ और होता है। ठीक है। मगर फिर बात करूंगा कि ये केस टू केस वेरी करता है, हर एक के लिए एक जैसी बात नहीं है। ठीक है। मुख्तलिफ होगा इसकी ताबीर के हवाले से। ठीक है। इसको केस टू केस वेरी करेगा। असल उसमें खौफनाकी गमनाकी नजर आ रही है तो फौरन औज़ुबिल्लाह पढ़े। ठीक है। उसी तरह 3 मरतबा थूके, मुअव्विज़तैन पढ़े, और घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारी बात कर रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से। जब उनकी तरफ से बात आ जाए कोई किसी का बाल भी नहीं कर सकता। बेशक बेशक। अच्छा, अगर किसी को ये नजर आ रहा है कि मेरी शादी हो रही है, तो ये खुशबख्ती की अलामत होता है? अब शादी की कैफियत क्या है? उमूमी तौर पर शादी को उलट भी लिया जाता है और शादी को खैर के माना में। शख्सियत कैसी है, उसका ईमान कैसा है, उसकी सालियत कैसी है, वो नमाज में कैसा है, वो तकवा में कैसा है, वो तहारत में कैसा है, रिज़्क़ हलाल में उसकी कोशिश कैसी है, ये शख्सियत का पैरामीटर देखा जाएगा। फिर उसके मुताबिक उसके ख्वाब को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। अगर किसी को अपने वालिदैन में से जो कि इस जहां से जा चुके हैं वो नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वालिदैन चूंकि शफकत की अलामत है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उस पर तवज्जो दे, खैर वाली बात है। माँ बाप का नजर आना खैर के मामलात में खैर है, और अगर कोई कमी नजर आ रही है तो वो उस आईनों को समझे कि मुझ में कमी दिखाई जा रही है, कि मुझे उस चीज को बदलना है और मुझे ऐसा नजर नहीं आना चाहिए। वो अपने आईने में देख, वो आईना दिखाया जा रहा है उसे कि वालिदैन की सूरत में देखो, तुम बदलो अपने आप को, नेकी की तरफ आओ, खैर की तरफ आओ, ये माना मफहूम दिया जाता है। और अल्लामा साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी, अगर कोई फौत हुआ नजर आ रहा है, वो किसी को लेके जा रहा है, तो ये खुशखबरी नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं कि बुरी खबर है। क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। ठीक है। नहीं भी होता, ये हुल्म में आ जाता है, डराया जा रहा है, उसे खौफजदा किया जा रहा है शैतान की तरफ से, तो वो डराने की उस कैफियत से बाहर आ जाए। सही। और उसको उस तरीके कार से और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ख्वाब किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर किसी के घर बेटी होने वाली है तो उसको बेटा नजर आ रहा है, कहा जाता है ये उल्ट होगा, तो क्या वाकई इसमें मुमकिनात में से है? मुमकिनात में से है, मना नहीं है। लेकिन फिर कहूंगा कि मैं एब्सोल्यूट यहां पर इसलिए नहीं कह सकता कि ये कौन बता रहा है। जैसे मैंने मलका जुबैदा के ख्वाब की, कैसी शख्सियत बता रही है, ये उसके मुताबिक पता लगेगा। सही। वो पता लग जाएगा कि वो किस तरह बात की जा रही है। वो बेटे की नेमत को पाकर रहमत पे खुश है या रहमत की खुशखबरी पाकर नेमत की तरफ है। ये अल्लाह की बारगाह से एक सिंबॉलिक बात आ रही है कि मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं अता कर सकता हूं, तो मेरे राजी हो। ये भी एक बात है, बिल्कुल, इसको इस फिक्र पे भी लेना चाहिए। सही। पैगाम क्या होगा आपका देखने वालों? पैगाम ये होगा कि अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से जोड़ें, और इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए, जैसे आज सिटी 42 वालों ने ये 10 मॉर्निंग शो जो आपका चलता है उसके अंदर किया गया है @10 पर,
इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ इसलिए कह रहा हूँ खास सेगमेंट्स के साथ जुड़े, ताकि आप बाहर वालों के बहुत से बिजनेसमैन लोगों से बच सकें, अपना दीन बचाएं और दीन को कुरान और सुन्नत से वाबस्ता करें। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त एक पैगाम था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।